हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। हम आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं वो आपका जो सब्जेक्ट साइंस हो जाता है इसके कुछ लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? निम्नलिखित किस प्रकार के उत्तोलक हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें उत्तोलक की, ठीक है ना, तो उत्तोलक होता क्या है? इस तरह से समझते हैं कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम जाए। क्या है? कोई चीज है, जैसे यहाँ पे एक निश्चित बिंदु है और क्या है, ये चारों तरफ, इसके चारों तरफ घूम जाए, तो जो ये क्या कहलाता है? तो ये उत्तोलक कहलाता है। यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं और निम्नलिखित किस प्रकार के उत्तोलक हैं। यहाँ पे कुछ नाम भी दिया गया है। तो हमने सबसे पहले उत्तोलक के बारे में समझा कि किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर घूम जाए, क्या कहलाता है? उत्तोलक कहलाता है। कितने प्रकार के होते हैं तो इस पर बात करते हैं। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक। कौन कौन से? तो आपको प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है और तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। तो इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में होता ये है, जो आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक होता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो आलंब होता है, क्या होता है? आलंब जो है वो बीच में होता है। अब आप कहेंगे कि मैम आलंब क्या होता है? तो देखिए, यहाँ पर ऐसे समझिए, जैसे आलंब और आयास और भार होता है, तो जिसमें आलंब बीच में होता है, ठीक है ना, आलंब बीच में होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो जिसमें आलंब बीच में होता है और एक छोर पर भार होता है और दूसरे छोर पर यानी दूसरे किनारे पर क्या होता है? आयास होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको प्रथम प्रकार का उत्तोलक कहते हैं। और आलंब का मतलब जहाँ पे क्या हो रहा हो, जहाँ पे आपका जैसे बीच में कोई चीज़ है, जैसे आपका कैंची हो गया, तो कैंची कैसे होती है? ऐसे तो होती है। जब आप कैंची को खोलते हो तो ये बीच में होती है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आप इस पे भार डालते हो तो ये चीज़ आपकी क्या हो गई? ये बीच में है, यानी आलंब बीच में है। और भार कहाँ पे लगता है? जो उसकी धार होती है ना, तो आप यहाँ पे कपड़ा रखते हैं तो कटता यहाँ पे है, जोर यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ से पड़ता है जोर। यही तो है ना, कैंची इसी तरह से तो होती है और इसी तरह से तो वर्क किया जाता है ना। तो ये आपका क्या हो जाता है? ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। यानी इस प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है? आलंब बीच में होता है। अब कैंची हो गई, जैसे प्लास, तो प्लास कुछ कैंची ही के समान होता है कि इसमें क्या होता है? यहाँ पे एक नट बोल्ट लगा होता है ना, बोल्ट लगा होता है। और इसी तरह से तो प्लास वर्क करता है ना। आप यहाँ पे जोर लगाएंगे तो यहाँ से ये चीज़ उठकर आती है, यानी यहाँ पे भार पड़ता है और इस पे क्या होता है? जो आलंब है, ये आलंब है और ये क्या है? एक छोर पर आयास होता है और एक दूसरे छोर पर क्या होता है? भार होता है। तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। इसी प्रकार झूला हो जाता है, हैंड पंप हो जाता है। हैंड पंप में क्या होता है कि जो आपका आलंब है वो बीच में होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं उसमें कहाँ पे होता है? तो आलंब बीच में होता है। ये चीज़ याद रख लीजिए। और एक छोर पर भार, दूसरे छोर पर आयास। ठीक, तो ये आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो गया। अब द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की अगर हम बात करें, यानी यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं। अगर हम द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें, किसकी? तो द्वितीय प्रकार के उत्तोलक की बात करें तो इसमें क्या होता है? ये ऐसा उत्तोलक है जिसमें क्या होता है? भार बीच में होता है। अभी देखिए, आलंब बीच में था। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या था? आलंब बीच में था। अब क्या है? अब भार बीच में है। क्या है? भार बीच में है और एक छोर पर क्या है? आलंब है और दूसरे छोर पर क्या है? आयास है।
यही तो है ना। तो 3 ही चीज होती हैं। जैसे आपका सरोता हो गया, तो सरोता कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से हो जाता है, और यहाँ पे चीज़ों को जैसे डली रखी गई। तो इस पर क्या करते हैं, जब हम जोर लगाते हैं, जब क्या करते हैं, जोर लगाते हैं, भार देते हैं, तभी तो वो जो डली रखी होती है तो वो कटती है ना। तो यानी ये क्या हो गया, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो गया, जिसमें कहाँ पे, तो भार, यहाँ पे तो चीज़ रखी जाती है ना, सरौते में क्या होता है, बीच में डली रखी जाती है। तो यानी भार यहाँ पे है, द्वितीय प्रकार में भार यहाँ पे हो जाता है। एक तरफ आपका आलंब हो जाता है, क्या हो जाता है, आलंब हो जाता है, और दूसरे छोर पे क्या होता है, आयास होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। इसमें और क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन। तो नींबू निचोड़ने की मशीन कैसी होती है, उसमें आप इस तरह से नींबू बीच में रखते हैं ना, यानी नींबू जब निचोड़ते हैं तो इस तरह से रख के और उसको दबाते हैं, तो यानी ये द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं तृतीय, जो थर्ड जो है, यानी तृतीय प्रकार का उत्तोलक है, वो कैसा है। तो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, अब यहाँ पे आयास बीच में हो गया, यानी क्या हुआ कि बीच में आयास है। अभी हम सब साथ में लिख देंगे जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो अब क्या है, अब आयास बीच में है, एक तरफ यानी एक सिरे पर आप इस तरह से कह लें कि भार है, दूसरे पर आलंब है, और बीच में क्या है, बीच में क्या है, तो आयास है। अब यहाँ पे उदाहरण सहित हम समझते हैं। जैसे चिमटा हो जाता है, चिमटा यानी जिससे रोटियां बनाई जाती हैं, हाथ ना जले इसीलिए तो यूज करते हैं ना। तो चिमटा कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ही तो होता है। फिर उस पर क्या करते हैं, दाब पड़ती है, यानी यहाँ से इस तरह से, यहाँ पे तो ही दाब पड़ती है ना, यहाँ पे मतलब चीज़ को पकड़ा जाता है, रोटी यहाँ पे तो दबाई जाती है ना। तो यानी इस तरफ ये भार हो जाता है, और यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ये आलंब हो जाता है। क्या हो जाता है, तो आलंब हो जाता है। और जैसा कि आपको पता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आयास कहाँ पे होता है, तो बीच में होता है, तो बीच में आपका आयास हो जाता है। तो ये क्या है, ये आपका हो जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। इसी तरह से मनुष्य का हाथ क्या हो, जैसे हमारा हाथ है, आपका हाथ है, तो कैसा है, तो मनुष्य का हाथ जो है वो हो जाता है तृतीय यानी थर्ड प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, जहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब चलते हैं, देख लेते हैं, एक साथ में सबको समझ लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन आज आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको कभी समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, ये फर्स्ट उत्तोलक है, तो इसमें बीच में क्या है, आलंब है। क्या है, बीच में आलंब है। और सेकेंड प्रकार का उत्तोलक है, कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको ध्यान में रहे, है ना। सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में क्या है, अभी क्या था कि आलंब बीच में है, और अब सेकेंड प्रकार के उत्तोलक में क्या हो जाएगा, भार बीच में हो जाएगा। अब यहाँ पे भार बीच में हो गया, और थर्ड प्रकार के उत्तोलक में क्या होगा, तो आयास बीच में हो जाएगा। तो एक चीज़ आप याद रख लें, बाकी तो आप सभी कर ही लेंगे। तो आभा आ, अब एक नाम हो गया आभा, ठीक है ना, क्या नाम हो गया, आभा, और आप उसको बुला रहे हैं कि आ, तो आभा आ हो जाता है, आ से आलंब, भा से भार, और बड़ा आ से आ, यानी बुला रहे हैं। तो आभा आ से आप याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि आलंब पहले में बीच में है, फिर द्वितीय में भार, और तृतीय में क्या हो जाता है, आयास हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं किताबी भाषा में, देख लेते हैं जो लिखा हुआ है। तो उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक। ठीक है भाई, यहाँ पे यही पूछा गया कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, उनके नाम जान लिए। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक जो हैं उनका उदाहरण, तो हैंडपम्प, सीसा यानी जो ढैकुली होती है, तुला, कैंची, कलम, नट की यानी नल की टोटी। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक ट्रॉली, सरोता, बॉक्स का ढक्कन,
और किवाड़, स्क्रू ड्राइवर और तृतीय प्रकार का उत्तोलक फावड़ा, चिमटा, चाकू ये हो जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, दैनिक जीवन में घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहले घर्षण को समझते हैं कि घर्षण होता क्या है। तो ये एक तरह का बल है। क्या है ये घर्षण? तो एक तरह का बल है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा कि लेकिन ये हमेशा गति का विरोध करता है। विरोध का मतलब कोई हम काम कर रहे हैं, कोई हमारा विरोध कर रहा है, तो जब विरोध करेगा यानी वो विपरीत दिशा में है, क्योंकि जब हमारा कोई विरोध करेगा तो हम अगर वो सीधा वर्क कर रहे हैं तो वो उसको उल्टा बताएगा बंदा, है ना, या हम कोई वर्क सीधा करना चाहते हैं तो वो उल्टा कर देगा, यानी विपरीत करेगा। तो इसको हम ऋणात्मक भी कह सकते हैं। घर्षण को कम करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, स्नेहल यानी लुब्रिकेट्स का प्रयोग करते हैं। किसका? लुब्रिकेट्स मतलब अभी आप नहीं समझ पाए होंगे कि स्नेहल क्या होता है, लुब्रिकेट्स क्या होता है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जैसे ग्रीस हो जाता है या मोबिल हो जाता है, मोबाइल यहाँ पे हो गया, मोबिल हो जाता है, मोबाइल चलन में है ना ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा ध्यान में रहता है, तो मोबिल हो जाता है। मशीन का तेल हो जाता है। अच्छा, मशीन का तेल कैसा होता है? थोड़ा सा चिपचिपा होता है ना, और ग्रीस ये भी ऐसे ही हो जाती है, और मोबिल। लेकिन ये आप कहें कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, किसी में भी कुछ भी डाल देते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे गाड़ियों में मोबिल डालते हैं, है ना, और मोबिल कैसा होता है, बहुत चिकना होता है, और यदि इसमें घर्षण ज़्यादा होगा तो गति करने ही नहीं देगा। अगर इसमें क्या होगा, घर्षण ज़्यादा होगा तो ये गति नहीं करने देगा। और मशीन का तेल भी कैसा होता है, तो ऐसा नहीं करते कि मोबिल को हमने मशीन में डाल दिया या ग्रीस को हमने डाल दिया क्योंकि वो क्या है, चिपचिपा है और चलने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं, मशीन का तेल डालते हैं क्योंकि ये एक क्या होता है, ऐसा होता है जो कपड़े पर इसके धब्बे नहीं पड़ते हैं, तो इसलिए डाला जाता है। तो हर एक चीज़ का अपना एक होता है कि क्यों डाला जाता है, वो उसकी खूबी होती है। हालांकि हम यहाँ पे घर्षण समझ रहे हैं, तो घर्षण क्या है, एक प्रकार का बल है, और क्या करता है, विपरीत दिशा में वो कार्य करता है, यानी विपरीत दिशा में वो वर्क करता है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं घर्षण बल के कारण ही लोगों का चलना, दौड़ना, उठना, बैठना आदि क्रियाएं संभव होती हैं। अगर घर्षण बल ना हो तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पेंसिल तथा कागज के बीच घर्षण बल के कारण ही लिखना संभव हो पाता है। माचिस की तीली को जब माचिस की सतह पर रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ही वो जलती है। मोटर, कार, बस तथा अन्य वाहनों के पहिए तथा सड़क की सतह के मध्य घर्षण बल लगने के कारण ही उनका चलना संभव हो पाता है। दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण, यहाँ पे लड़की लिखा हुआ है, ठीक है, लकड़ी है। दांतेदार आरी तथा लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा चलना संभव हो पाता है। इसको सही कर लें वरना आप कहेंगे क्या ऐसा भी है, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के बीच घर्षण बल के द्वारा ही लकड़ी को काटकर विभिन्न आकृतियों में बनाते हैं। किसके द्वारा? तो घर्षण बल के द्वारा। और जब इसमें कम होता है तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, डाली जाती हैं। अब यहाँ पे समझ लेते हैं पदार्थ क्या है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? तो सबसे पहले हम पदार्थ के बारे में बात करते हैं कि आखिर पदार्थ है क्या। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया की हर वो चीज़ जो जगह घेर सकती है, जिसमें कुछ भार होता है। क्या होता है कि दुनिया की हर वो चीज़ जो जगह घेर सकती है, जिसमें भार होता है, पदार्थ कहलाता है। प्रकाश को छोड़कर, किसको छोड़कर? तो प्रकाश को छोड़कर। क्यों? इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रकाश को छोड़कर सभी चीज़ें पदार्थ हैं। ऐसा क्यों है? ये जगह तो घेरती है। क्या करती है? ये जगह तो घेरती है, इसमें वजन नहीं होता। क्या है? जगह तो घेरती है लेकिन वजन नहीं होता है। और हवा क्या है? हवा स्थान घेरती है और इसमें वजन होता है। अब जो स्थान घेर रही वजन है तो वो क्या है? वो पदार्थ है। तो इसीलिए हमने आपको क्या बताया कि दुनिया की हर वो चीज़ जो जगह घेर सकती है, जिसमें कुछ भार होता है, पदार्थ कहलाता है। और प्रकाश को छोड़कर सभी चीज़ें पदार्थ है। ये जगह तो घेरती है लेकिन इसमें वजन नहीं होता है।
ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं भौतिक वस्तुओं, यानी भौतिक आधार पर हम बात कर लेते हैं और रासायनिक आधार पर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो सीरीज़ में हो उसको भी देखेंगे। हालांकि आप जो सरल भाषा में चीज़ें समझते हैं तो वो ज़्यादा आसान लगती हैं और आप अपनी भाषा में उसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भौतिक आधार। भौतिक मतलब क्या होता है? भौतिक और क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रासायनिक आधार। क्या है? रासायनिक आधार, ठीक है। तो भौतिक आधार का मतलब होता है बाहरी बनावट के आधार पर। क्या होता है? बाहरी बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, के आधार पर। और क्या होता है? और होता है आंतरिक संरचना के आधार पर, आंतरिक संरचना के आधार पर। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, भौतिक यानी बाहरी बनावट के आधार पर हम इसको समझते हैं। इसमें कौन कौन सी होती हैं अवस्थाएं? ठोस होती है। कैसी होती है? तो ठोस होती है। और जो ठोस है जिसका आकार बदलता नहीं। भाई कोई चीज़ आप ठोस ले तो क्या उसका आकार बदल जाता है? जैसा है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, है ना। जैसे ईंट का टुकड़ा है तो वो ठोस है ना, तो आपने उसको देखा जितना बड़ा वो उतना ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटा बड़ा हो जाएगा। वो बात अलग की है, तोड़ फोड़ के वो छोटा बड़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा ना। यानी जिसका आकार ना बदले वो क्या है? वो ठोस है। द्रव्य जो बह जाता है, द्रव्य क्या है? द्रव्य जो बह जाता है और उसका आकार बदल जाता है और आयतन क्या होता है? तो सेम रहता है। और गैस क्या है? तो गैस क्या है? गैस जो उड़ जाती है, जगह घेर सकती है सबसे ज़्यादा, क्या होती है? सबसे ज़्यादा क्षमता गैस में है। किस में है? तो सबसे ज़्यादा जगह घेरने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस में है? तो गैस में है। क्योंकि गैस आप छोटे से जार में डालेंगे तो वो उतने में फैल गई, उससे बड़े जार में भरेंगे तो उतने में फैल गई, उससे बड़े जार में डालेंगे तो वो उतने में फैल गई। यानी क्या है कि जो गैसीय अवस्था है वो जगह घेरने में सबसे ज़्यादा क्षमता रखती है। और एक चीज़ और हो जाती है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या है यहाँ पे समझ लेते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। किस में होती है? तो प्लाज्मा में होती है। अगर हम बात कर लें तो सबसे ज़्यादा तापमान, तो तापमान किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो प्लाज्मा में होता है। तारों के पास कौन है? तो प्लाज्मा है। ज्वालामुखी का लावा तो प्लाज्मा है। मैग्मा तो प्लाज्मा है। तो ये हो जाता है। हालांकि हम यहाँ पे 3 अवस्थाएं पढ़ रहे हैं। देखिए ठोस, द्रव, गैस, तो इसको पढ़ लेते हैं। तो ठोस क्या है? जो स्थान जिसका आकार नहीं बदलता है वो ठोस है। द्रव जो बह जाता है और गैस जो उड़ जाता है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ की संरचना एवं गुण। ठोस पदार्थों के अणु एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं। जब ठोस है तो उसके अणु पास पास में होंगे। जब पास में होंगे तभी तो क्या है? उसका आकार नहीं बदलता है। यही तो बात है ना। इनके कणों में आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ व्यवस्थित रखता है। क्या करता है? एक साथ बांधे रखता है, यानी व्यवस्थित रखता है। इनके अणुओं में खाली स्थान बहुत कम होता है। बिल्कुल बात सही है। जब एक पास है तो खाली स्थान होने की ज़रूरत ही नहीं। जैसा कहते हैं नहीं, किसी में रिलेशन बहुत ही अच्छे होते हैं तो उसमें थर्ड पर्सन के जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और जिनके रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं उसमें थर्ड पर्सन उसमें ताक झाक कर लेता है। वो चीज़ यहाँ पे इस तरह से आप समझ लें। खाली स्थान को अंतरा अवकाश कहते हैं। ठोस पदार्थों के कण अपने स्थान पर लगभग स्थिर रहते हैं। अणुओं में अधिक आपसी आकर्षण बल के कारण इनकी आकृतियां और आयतन निश्चित होता है, यानी वो बिल्कुल पास पास में होते हैं। उनमें तीसरे की कोई जगह ही नहीं होती, यानी ऐसे आप कह सकते हो। तो क्या होता है? उनको आकार और आकृति निश्चित होती है। द्रव पदार्थों की संरचना एवं गुण। तो द्रवों के अणु ठोस पदार्थों की तुलना में दूर दूर होते हैं। द्रव अणुओं के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। भाई थोड़े से दूर हैं, जिसमें आपसी आकर्षण बल भी ठोस की अपेक्षा कम होता है। अब जब आप में दूरियां हैं तो कोई भी आकर आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता है। यही तो होता है ना। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है। आकृति के फिर रिलेशन में वो निश्चितता कहाँ रहती है ना। वही चीज़ हो गई ना। इस तरह से आप समझे। तो द्रव पदार्थों को जिस बर्तन में डाला जाता है उसी की आकृति ग्रहण कर लेता है।
गैस की संरचना एवं गुण। अब भाई आपके रिलेशन में क्या चीज़ नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है। तो जो जिसने समझाया आप कान के कच्चे हैं तो क्या होगा, तो जिसमें आप डाले जाओगे, जो भी बातें आपके कान में डाली जाएंगी तो क्या होगा, उसी तरह से आप समझोगे, है ना। इसलिए विश्वास बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और गैसों की संरचना एवं गुण। गैसीय पदार्थों के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। इन अणुओं के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। इनकी आकृतियाँ और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। यानी अब ये गैस है, ये कहीं भी उड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो इनका ना आयतन होगा ना इनका कुछ भी नहीं होगा, इनमें अनिश्चितता ही पाई जाएगी। यहाँ पे देख लेते हैं पदार्थ के विशिष्ट गुणों का वर्णन कीजिए। तो पदार्थ में कुछ गुण होते हैं जो इस प्रकार हैं। स्वाद। प्रत्येक पदार्थ या वस्तु अपना अलग अलग स्वाद होता है। यथा चीनी कैसी होती है, तो मीठी होती है। नमक कैसा होता है, तो नमकीन होता है। क्षार तीखे तथा अम्ल प्राय खट्टे होते हैं। कुछ पदार्थ विषैले होते हैं। ऐसे पदार्थों को विशेषज्ञ की राय के अनुसार ही चखना चाहिए। अवस्था। पदार्थ प्राय 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे भी बताया, ठोस, द्रव्य, गैस में पाए जाते हैं। इन्हें पदार्थ अवस्था में भी देखा जा सकता था। भाप गैस के रूप में, पानी द्रव्य के रूप में तथा बर्फ ठोस के रूप में। बिल्कुल सही बात है। तन्यता। ये ठोस पदार्थ जिनके तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य कहते हैं। इस गुण को तन्यता कहते हैं। जैसे सोना होता है तो उसमें तन्यता बहुत अधिक पाई जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए कितनी मतलब बारीकी से, कितने कम वजन में कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइनें बन जाती हैं, यानी तन्यता के कारण ऐसा होता है। गलन। वो निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। यथा मोम, गंधक एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं, है ना। जब उसको मोम को क्या करा जाता है, जैसे मोमबत्ती है और उस पर आग लगा दी, यानी क्या हुआ, उस पर एक निश्चित ताप पड़ा और वो क्या हुआ, वो गलने लगा, ये चीज़ हो जाती है। वाष्पीकरण। यानी कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इनको वाष्पीकरण पदार्थ कहते हैं। इन गुणों को वाष्पशीलता कहते हैं। इन गुण के पदार्थ पहचाने जा सकते हैं, था स्प्रिट, ईथर आदि। क्वथन। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य पदार्थ उबलता है उस ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को कथन कहते हैं। यथा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। घनत्व। विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है। उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। गंध। प्रत्येक पदार्थ की एक खास प्रकार की गंध आती है जिसमें उसे पहचाना जा सकता है। यथा अमोनिया में तीक्ष्ण गंध, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में जलते हुए गंधक की भांति दम घोटने वाली गंध, Cl2 क्लोरीन में खांसी लाने वाली गंध होती है, परंतु कुछ में गंध फलों जैसी आती है। कठोरता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको खरोचने पर निशान नहीं पड़ता। यथा लोहा तथा कांच आदि इस प्रकार गुण कठोरता लाते हैं। भंगुरता। कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण बन जाती हैं, यह भंगुर कहलाती हैं। यथा नमक, खड़िया एवं गंधक आदि, यह गुण भंगुरता लाता है। वाष्पन और क्वथन में अंतर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम किसको समझ लेते हैं, वाष्पन और क्वथन। तो क्वथन किसको कहते हैं, इसको समझते हैं। आंच के द्वारा किसी द्रव्य के खोलने को क्वथन कहते हैं। क्या है, जब आंच आप दिखाते हो, आग पर आप पानी रखते हो, ठीक है ना, और वो खोलने लगता है, तो जब खोलता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वथन, ठीक है। और क्वथन के कारण यह सामान्य रूप से द्रव्य के भाप बनकर उड़ने की क्रिया, जब आप पानी को रखते हो वो खोलता है और उसके बाद क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है। तो जो उड़ रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वाष्पन। यानी आप इस तरह से समझ लें कि जो खोल रहा है उसको क्वथन और जो उड़ रहा है भाप बनकर उसको वाष्पन कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं, वाष्पन कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं, इनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं। इनके गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। इन गुण को पदार्थ पहचाने जा सकते हैं, यथा स्प्रिट, ईथर आदि। क्वथन व निश्चित ताप पर जिस पर कोई पदार्थ उबलता है उस ताप को द्रव्य का क्वथनांक कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को क्वथनांक कहते हैं, तथा पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाष्प तथा गैस में अंतर। अब यहाँ पे समझ लेते हैं वाष्प और गैस। तो वाष्प और गैस के बीच मुख्य अंतर उनका तापमान होता है। क्या होता है, इनका तापमान होता है, ठीक है। और वाष्प का तापमान गैस से कम होता है, और इसका मतलब है कि वाष्प को आसानी से क्या किया जा सकता है, वापस तरल में बदला जा सकता है, जबकि गैस को नहीं। वाष्प का उपयोग अक्सर बादल या कोहरा बनाने के लिए
किया जाता है। तो इस तरह से हो जाता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं वाष्प किसी पदार्थ के, ये तो हो गया, वाष्प किसी पदार्थ के क्रांतिक बिंदु से कम ताप पर उस पदार्थ की गैस प्रवस्था को उस पदार्थ की वाष्प कहते हैं। इसका अर्थ है कि वाष्प का दाब बढ़ाकर बिना ताप कम किए उसे द्रव या ठोस में बदला जा सकता है। वाष्प और द्रव, ठोस का यहाँ अस्तित्व संभव है। गैस पदार्थ की 3 अवस्थाओं में से एक अवस्था का नाम है। गैस अवस्था में पदार्थ का ना तो निश्चित आकार होता है ना नियत आयतन है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसे पानी का आकार और पूरा आयतन ग्रहण कर लेते हैं। पाया जाता है कि भंगुर वस्तुएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन, आपका कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, देख लेते हैं। बीनना, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीय पृथक्करण व क्रिस्टलीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, और एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो सबसे पहले ऊर्ध्वपातन, अब ऐसे आपका आ जाएगा ऊर्ध्वपातन, तो आपको क्या पता। तो जब इसको हम समझेंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस द्रव्य में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है। यानी कोई ठोस चीज़ है और वो द्रव्य में ना बदले और सीधे किस में बदल जाए, वाष्प में बदल जाए। किस में, तो सीधे वाष्प में बदल जाए। तो उस घटना, उसको क्या कहते हैं, उसको हम, जब वाष्प में बदल गया तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में बर्फ बिना पानी बने सीधे जलवाष्प में बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बीनना से स्टार्ट है। तो बीनने का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, अपने यहाँ सबके यहाँ, कि चावल में से कंकड़ निकाले जाते हैं, दाल में से कंकड़ निकाले जाते हैं, गेहूं में से कंकड़ निकाले जाते हैं ना। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो हाथ से करके किया जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सा लेके, और उसको जो कंकड़ होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है और चावल वो अपने अलग होते चले जाते हैं। तो उसी को तो बीनना कहते हैं। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कुछ अनाजों जैसे गेहूँ, चावल अथवा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक जैसे कंकड़, मिट्टी आदि मिल जाते हैं। भाई कंकड़ भी होते हैं, मिट्टी भी होती है, कोई खरपतवार भी हो जाता है, इस तरह से हो जाता है दालों में। तो अब इस तरह से वो होते हैं, ऐसे लगता है दाल ही के रंग में रंगे हुए होते हैं और वो होते कंकड़ हैं। तो उनको सबको निकालना क्या कहलाता है, तो बीनना कहलाता है। जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग के भिन्न भिन्न होते हैं, इन्हें हाथ से बीनकर पृथक करने की क्रिया को ही बीनना कहते हैं। कितना आसान है, जो आपके घर में रोज़मर्रा हो रहा है, मम्मी कर रही हैं, देख रहे हो आप लोग। और अब हम लोग भी इतने छोटे नहीं जो नहीं करते होंगे, सभी लोग थोड़ा बहुत मम्मी का हाथ तो बटाते ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो ये सब चीज़ें तो आप अपने आप से ही लिख सकते हैं। हालांकि जो बॉयज़ है उनके लिए नहीं बोल रही हूँ, हालांकि अगर हम ये उनके लिए बोलेंगे कि वो नहीं करेंगे तो यहाँ पे तो भाई गलत हो जाएगा। गलत ये हो जाएगा कि आप कहोगे कि मैम आप तो वो चीज़ पढ़ा रही हैं जो चीज़ गलत हो जाएगी। क्या चीज़, कि लड़के और लड़की में फ़र्क, वो तो हमें नहीं पढ़ाना है। लड़के भी बीन सकते हैं, क्यों नहीं बीन सकते हैं। लड़कियां जॉब कर सकती हैं, लड़के किचन में वर्क कर सकते हैं, दालें भी बीन सकते हैं, चावल भी बीन सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रोटियां भी बेल सकते हैं। क्योंकि हम उस चीज़ के खिलाफ है कि लड़के और लड़की में फ़र्क किया जाए। तो फ़र्क तो करना ही नहीं है। तो अगर आप किचन का काम संभाल लेंगे, लड़कियां ऑफिस का काम संभालेंगी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो तरक्की के सबब हैं। सबब का मतलब होता है कि तरक्की की तरफ हम लोग जा रहे हैं, है ना। तो उसकी निशानियां हैं, वो चीज़ हो जाती है। बाकी यहाँ पे रूढ़िबद्धता तो हमें नहीं करनी है ना। बाकी लड़के और लड़की में फ़र्क नहीं होना चाहिए, और जो करते हैं वो चीज़ गलत होती है ना। ऊर्ध्वपातन जो हम लोग समझ चुके हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें कोई ठोस द्रव्य में बदले बिना सीधे वाष्प में बदल जाता है ना। और इसमें कपूर, आयोडीन, नौसादर ये हो जाते हैं। चुंबकीय पृथक्करण तो क्या है भाई, चुंबकीय पृथक्करण का मतलब जैसे लोहे का बुरादा है, लोहे का बुरादा ये है हो गया, और यहाँ पे चुंबक है। तो आप ऐसा तो नहीं, अब ये छीलन इसमें मिली हुई है तो आप इसको चुंबक से करेंगे तो जितना लोहे का बुरादा है वो इसमें क्या होता है, चिपक जाता है। और एक चीज़ और है, जो चुंबक होता है ना, तो इसके जो किनारे के सिरे हैं सबसे ज़्यादा यहाँ पे चिपकता है ना। तो चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण के चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। इस विधि द्वारा उन मिश्रण के अवयवों को पृथक करते हैं जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ अवश्य उपस्थित हों, और इस मिश्रण के पास जब चुंबक लाते हैं तो चुंबकीय पदार्थ चुंबक से चिपक जाता है ना। वही चीज़ हो गई। उदाहरण, लोहे के बुरादे और बालू के मिश्रण को एक
उथले बर्तन में लेकर इसको चुंबक के संपर्क में लाते हैं और लोहे के कण चुंबक पर चिपक जाते हैं तथा बालू से अलग हो जाते हैं। क्रिस्टलीकरण यह विधि द्रव में विलय ठोस को शुद्ध व पृथक करने में प्रयोग की जाती है। शुद्ध ठोस अथवा मिश्रण को अधिक से अधिक मात्रा में गर्म द्रव में घोलते हैं। इस घोल को फिल्टर पेपर में छानते हैं तथा प्राप्त विलयन को ठंडा करने पर शुद्ध पदार्थ के रवे क्रिस्टल प्राप्त होते। फिटकरी, मिश्री आदि में ये रवे इस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें क्योंकि एक लाइक आप लोगों का बहुत ज़्यादा हमें मोटिवेट करता है और आप लोग जब कमेंट करते हैं, प्यारे प्यारे अपने कमेंट करते हैं, तभी हम मोटिवेट होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं और ध्यान से चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हो जाती है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हो जाता है पृथक्करण की विधियां, यानी पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं। पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए, है ना। तो यहाँ पे आपका जो ये हो जाता है तो समझ लेते हैं। पृथक्करण यानी अलग करना, है ना। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए क्या करना होता है, घटक के उन गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न होते हैं। क्या होता है, इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से पृथक करने की निम्नलिखित विधियां हो जाती हैं। फटकना और ओसाना। ये कौन सी विधि होती है, जो फटकना होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा, गांव में आप गए होंगे तो वहाँ पे देखा होगा एक सूप होता है, तो उससे क्या करते हैं, उससे फटकते हैं उसको, मतलब उसमें चीज़ें भरते हैं, जो भी आपका होता है अनाज वगैरह होता है। और तो उसमें हो सकता है आपकी भी मम्मी ऐसा करती हो कि बड़ी सी सीनी होती है जिसमें आटा रखा जाता है, रोटियों के लिए सूखा आटा रखा जाता है, तो उसमें करके ऐसे करते हैं। बाकी तो सूप होता है इसके लिए। और अगर आपके घर में नहीं है तो आप गांव की एरियाज़ में आप देखें और ऐसा गूगल पे तो अब आप सर्च कर लें तो आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो फटकना और ओसाना क्या होता है, जैसे अनाज है, ठीक है ना, उसमें धूल मिट्टी और भी अपशिष्ट पदार्थ मिले हुए हैं, तो उसको क्या करते हैं, बर्तन में लेते हैं। और एक जैसे किसान को आपने देखा ना, ओसाता हुआ किसान, तो क्या होता है कि इस तरह से एक बर्तन होता है और इसमें अनाज भर लिया जाता है और यहाँ पे एक कोई जन यहाँ पे खड़ा होता है, ठीक है ना, अपने हाथों से उठा के जिधर की हवा चल रही होती है उस तरफ का मुंह करके, और इस तरह से क्या करता है, वो अनाज गिरता जाता है, ठीक है ना, गिरता जाता है। और जो अनाज होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होता है और जो इसमें धूल मिट्टी और भी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ये उड़ जाते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको कहते हैं ओसाना, ठीक है। और फटकना यानी ये इस तरह से सूप टाइप का होता है और इसमें अनाज भर के थोड़ा इतना कि वज़न में उठा लिया जाए, जैसे जो लेडीज़ करती हैं तो उसको क्या करते हैं। हालांकि यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई कि लेडीज़ ही करती हैं, लेकिन अभी भी परंपरा में ये चीज़ है कि ये लेडीज़ ही करती हैं ज़्यादातर। तो इसको क्या करते हैं, फिर इसको अपने हाथों से इसको उठाती हैं और फटकती हैं। तो यानी ये अनाज यहाँ पे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो निकल जाता है और जो इसमें अनाज होता है वो रह जाता है, इस तरह से। और बीनना तो आपको पता ही है कि जो कंकड़ पत्थर होते हैं और भी जो चीज़ें मिट्टी जो भी होती है उसको बीन लिया जाता है, वो बीनना कहलाता है। और चालना नहीं, छानना जैसे ये इस तरह से छन्ना होता है, ठीक है ना। और इसमें ये छोटे छोटे छेद होते हैं, जो छेद होते हैं तो क्या होता है, इन छेदों से ये इतने बड़े छेद होते हैं जैसे हर तरह का हर वैरायटी का आता है, क्योंकि हर एक चीज़ हर वैरायटी की आती है ना। तो ये इस वैरायटी का आता है कि इसमें अगर जैसे गेहूँ छाने जा रहे हैं तो गेहूँ का आकार थोड़ा सा इस तरह से लंबा टाइप का होता है ना, तो यानी इसमें से गेहूँ ना गिरे, गेहूँ नहीं गिरेंगे, लेकिन जो इसमें मिट्टी है, धूल है और भी जो मतलब खरपतवार हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इन छेदों से नीचे गिर जाते हैं और जो गेहूँ है वो इसमें रह जाते हैं। तो ये क्या होता है, छानना कहलाता है। चुंबकीय पृथक्करण क्या होता है, तो चुंबकीय पृथक्करण ये होता है जैसे ये चुंबक है, ठीक है, और लकड़ी का बुरादे और इसमें लोहे का बुरादा है और इसमें कोई और चीज़ मिल गई है, तो इसमें क्या करते हैं,
चुंबक की सहायता से इसको पृथक कर देते हैं, ये हो जाता है। और ऊर्ध्वपातन जो अभी आपको बताया कि ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस द्रव्य में बदले बिना सीधे क्या होता है, वाष्प में बदल जाता है ये। और तलछटीकरण क्या होता है, यही इसी का रूप होता है। तलछटीकरण का मतलब होता है इसको अलग करना, उसको छांटना, ये तलछटीकरण हो जाता है। छानना है ना, छानना भी वही होता है। भारण, अपकेंद्रण, वाष्पन, आसवन, आसवन और आंशिक आसवन और क्रिस्टलीकरण, ये सभी चीज़ें हो जाती है। अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं, यहाँ पे देखिए फटकने के बारे में समझ लिया, बीनने के बारे में समझ लिया, इसके बारे में इतना आप लिख देंगे इनफ होगा। बहुत ज़्यादा इतना लेंदी भी मत लिखिएगा कि एक ही क्वेश्चन करने में सारा टाइम चला जाए और उसके बाद बचे कुछ भी नहीं, सारे क्वेश्चन आपके रह गए, एक क्वेश्चन लॉन्ग सा लिख दिया है ना। हालांकि इस पर हम बात भी कर चुके हैं कि कैसे करना है, और अभी एक क्लास आपकी आएगी जिसमें ये बताएंगे कि साइंस का पेपर आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है यहाँ पे, चालना प्रक्रिया से किस प्रकार के अव्यय अलग होते हैं। तो चालना यहाँ पे छानना है ना। भिन्न भिन्न आकार के अव्यय वाले मिश्रण को विभिन्न आकार के छेद वाली छलनियों से, चलनी जो होता है ना, चलनी ही तो होती है। जैसे मम्मी लोग क्या करती हैं, जो आटा छानती हैं तो ऐसे तो होता है, तो इसमें क्या होता है, जो आटा होता है वो नीचे गिरता है और जो इसका चोकर होता है वो इसी में रह जाता है, यही तो होता है। चलनी होती है ना, इसमें छेद होते हैं। चलने से चालना और चलने से छानना, बस इतना अंतर होता है कि जो आटा छाना जाता है तो वो नीचे आ जाता है और इसमें यहाँ पे अपशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं, और जो छन्ने से वर्क किया जाता है तो क्या होता है, धूल मिट्टी कण यहाँ पे आ जाते हैं, और जो पदार्थ हमारा जो जैसे गेहूँ या धान या जो भी हैं तो यहाँ पे रह जाते हैं, ये फ़र्क होता है। तो अलग करते हैं, इस प्रक्रम को चलाना कहते हैं। आटे से भूसी, देखिए वही चीज़ आ गई ना, चालना है। यहाँ पे जो चलनी हम लोग कहते हैं ना कि चलनी है, इस तरह से चलनी आती है। इसमें तवे लगे रहते हैं, एक रवा छानने वाला, मैदा छानने वाला, आटा छानने वाला। इसमें इसको चेंज भी कर लेते हैं, तवों को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं, है ना। ऐसा किचन में आप जाएं और देखें, वो किसी के लिए पाबंदी नहीं है, बॉयज़ भी जाएं, गर्ल्स भी जाएं, किचन के अंदर जाएं और देखें कैसे ये प्रक्रिया होती है। तो चलनियों के द्वारा अलग करते हैं, इस प्रकार को चालना कहते हैं। उदाहरण, आटे से भूसी, बालू से कंकड़। अब देखिए बालू से कंकड़ भी ऐसे ही निकालते हैं। बालू क्या होती है, बालू क्या होती है, नीचे गिर जाती है, और कंकड़ इसमें रह जाते हैं। तो अभी नहीं बताया कि एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हमारा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो रह जाता है, और एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हमारा मेन चीज़ें जो होती है वो यहाँ पे रह जाती हैं, है ना। उस पर हम लोग डिस्कस तो कर चुके हैं। कंकड़ तथा चीनी, सूजी और मैदा से अनावश्यक अव्यय चलाना, यानी चलनी, जिसको चलनी आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, विधि से पृथक किए जाते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, चीज़ें अच्छी लगी होंगी और सभी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, कहीं पे कोई डाउट और कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कहीं पर डाउट और कन्फ्यूज़न है तो आप लोग अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते रहेंगे, और लाइक तो आप लोग करते ही हैं, क्योंकि जब आप लोग लाइक करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और हम मोटिवेट होते हैं, है ना। और वो भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी चीज़ को कहते हैं किसी से वर्क कराने के लिए उसमें एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी बूस्ट है ये हमारा, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।